हेलो एवरीवन, मैं आशीष मदेसी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखे थे, हम इस लेक्चर में फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन सेट, कुछ एनसीईआरटी के, कुछ एंट्रेंस एग्जाम के। तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है क्या, द गिवन दैट एन क्या है, एक सेट है 1 to 100 सारे नेचुरल नंबर है। देन राइट, हमें एक सबसेट लिखना है एन का, हुज एलिमेंट आर इवन नंबर। हमें वो एन का एक सबसेट लिखना है जो इसके एलिमेंट क्या हो, इवन नंबर हो। तो क्या हो जाएगा एन, सबसेट एन का सबसेट क्या हो जाएगा। मान लो सबसेट ए है हमारा, तो क्या हो जाएगा, क्या इवन नंबर सारे लिखने हैं तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 अप टू कहाँ तक, अप टू 100 तक। इसमें क्या हो जाएंगे, ये सारे इवन नंबर हो जाएंगे। ये सबसेट भी होगा एन का, क्यों, ये सबसेट इसलिए होगा, सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है, ये एन का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट एन में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, ये सबसेट होगा। तो देखते हैं क्या प्रेजेंट होंगे। देखो 2, 4, 6, 8 क्या है, एक इवन नंबर ही है ना, तो इसमें भी तो एक इवन नंबर आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 आएंगे ये सारे, तो क्या हो जाएगा, ये एन का सबसेट हो जाएगा। तो पहले का हमारा आंसर ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द सबसेट ऑफ एन हुज एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या लिखना है, एक सबसेट लिखना है एन का जिसके एलिमेंट क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम मान लेते हैं वो सेट हमारे पहले का हो गया, मान लो वो सेट हमारा बी है, सेट बी है हमारा, तो क्या हो जाएगा सेट बी, जिसके एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जो सारे परफेक्ट स्क्वायर एलिमेंट कहाँ से 1 to 100 तक बीच में आएंगे वो हमारे हो जाएंगे। तो पहला क्या है 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। यही क्या है हमारे, यही नंबर हैं जो इसके बीच में आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। हम 121 भी ले सकते हैं, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 121 इसमें है नहीं। उस समय क्या हो जाएगा, ये बी एन का सबसेट नहीं होगा, इसलिए हम वो नहीं ले सकते। हम वही एलिमेंट लेंगे जो 1 और 100 के बीच में आए हैं, वहाँ 1 भी ले सकते हैं, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेट हो गया, ये बी, जो बी को कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पहले में करना क्या था, पहले में केवल इवन नंबर लेना था, कहाँ 1 के 100 बीच में। दूसरे में क्या करना था, सारे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने थे, कहाँ 1 to 100 के बीच में। ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा। अब हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, एल एक सेट है 1, 2, 3, 4 जिसमें 4 एलिमेंट है, एम एक सेट है 3, 4, 5, 6, एक एन क्या है 1, 3, 5। तो हमें वेरीफाई करना है एल माइनस एम यूनियन एन इक्वल टू एल माइनस एम इंटरसेक्शन एल माइनस एन। तो हम पहले एल एच एस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आर एच एस कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस देन इट इज वेरीफाई। सो कैलकुलेट दैट फर्स्ट एल एच एस, एल एच एस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। एल तो हमारा ये है, तो पहले एल माइनस एम यूनियन एन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एम यूनियन एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एल माइनस एम यूनियन एन, मतलब एम और एन में क्या काम, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कुछ चीजें। एम यूनियन एन, देखो लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एम यूनियन एन, मतलब एम और एन में जो कॉमन हो, जो सारे एलिमेंट को मिला के बने। क्या है, देखो यहाँ क्या है 3, तो पहले हमने किसी 2 सेट का यूनियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, किसी एक सेट को पूरा लिख लेते थे, उसके बाद दूसरे सेट के वही एलिमेंट लिखते थे जो पहले में हम नहीं लिखे हैं। तो चलो हम पहले एम सेट लिख लेते हैं। तो क्या है 3, 4, 5, 6। अब इसके 4 एलिमेंट हो गए, अब हम वो एलिमेंट एन के लिखेंगे जो पहले हम नहीं लिखे हैं। तो देखो क्या है 1 है इसमें, नहीं तो 1 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सेट में हम एक एलिमेंट मोर देन 1 टाइम्स नहीं लिखते, मतलब एक से अधिक बार लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसे नहीं लिखेंगे 3। उसके बाद क्या है 5, ये क्या हो गया हमारा 5, ये क्या हो गया एम इंटरसेक्शन एन। लेकिन हमारा एल एच एस है क्या, एल माइनस एम यूनियन एन। तो एल एच एस है क्या हमारा, एल माइनस एम यूनियन एन। एल क्या हमारा, एल हमारा दे रखा है, एल माइनस एम यूनियन हम कैसे निकालेंगे, वो सारे एलिमेंट जो एल में हो लेकिन एम यूनियन एन में ना हो, यही तो होता है एल माइनस
एम यूनियन एन। ए माइनस बी हम क्या लिखते थे, ए माइनस बी तो हम यही पढ़े थे ना, वो सारे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ऐसे यहाँ क्या होगा, एल माइनस एम यूनियन एन का क्या मतलब है, वो सारे एलिमेंट जो एल में हो लेकिन एम यूनियन एन में ना हो। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एल में है एम यूनियन एन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, देखो 1 यहाँ पर है एल में, यहाँ भी 1 एल है, तो हम क्या इसे नहीं लिख सकते। यहाँ क्या है 2, यहाँ भी, यहाँ 2 है नहीं, हम 2 लिख लेंगे। यहाँ क्या है 3, यहाँ भी 3 है नहीं लिख सकते। यहाँ क्या है 4, यहाँ 4 नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 2। तो LHS क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, RHS। RHS कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले L माइनस एम निकालना है, फिर L माइनस एन, उसके बाद क्या लेना है इंटरसेक्शन। तो हम पहले कुछ चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं तब हम लिखेंगे। पहले हम L माइनस एम कैलकुलेट कर लेते हैं। L माइनस एम का क्या मतलब, वो सारे एलिमेंट जो L में हो लेकिन M में ना हो। तो क्या हो जाएगा, जो L में है M में नहीं है। देखो 1 M में नहीं है तो लिख लेते हैं, L में है लेकिन 2 L में है लेकिन M में नहीं है तो 2 हो जाएगा। 3 L में है M में भी है तो इसे नहीं लिख सकते। 4 L में भी है M में भी है तो इसे नहीं लिख सकते। L माइनस एम कितना आ गया, 1 2 आ गया, हमारा ए सेट आ गया। और क्या हमें चाहिए, L माइनस एन। L माइनस एन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। L माइनस एन, वो सारे एलिमेंट जो L में हो लेकिन N में ना हो। तो देखते हैं N हमारा ये है, L है, L में क्या है 1 है, N में भी 1 है तो नहीं लिख सकते। L में 2 है, N में 2 नहीं है तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। L में 3 है, N में 3 है तो क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। L में 4 है, N में नहीं है तो ये 4 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, L माइनस एम, L माइनस एन, हमारा 1 2 आ गया, ये 2 4 आ गया। अब देखो RHS हमारा क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना। चलो RHS कैलकुलेट कर लेते हैं। RHS इक्वल टू L माइनस एम इंटरसेक्शन L माइनस एन। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन मतलब जो चीजें कॉमन हो। तो चलो देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें है, तो क्या हो जाएगा, केवल एक ही कॉमन है 2। और LHS भी हमारा 2 है तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, LHS इक्वल टू RHS हो गया हमारा। LHS इक्वल टू RHS, तो इसे क्या कहेंगे, देन वेरीफाइड। वेरीफाइड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यूनियन निकालना, सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नई है, हम ये सारी चीज़ें क्या हैं क्लास में पढ़ चुके हैं, बस केवल उसे उपयोग करना है, उसका एप्लीकेशन है ये सब। क्योंकि देखो हम यूनियन भी पढ़े थे और क्या पढ़े थे, माइनस भी पढ़े थे और इंटरसेक्शन भी, ये माइनस तो पढ़े ही हैं, इंटरसेक्शन भी पढ़े हैं। ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो हम पढ़े नहीं है। तो मतलब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर सकते थे। उम्मीद है आपको समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। अब हम आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या दे रहा है, L लेट A एंड B बी सेट। A और B क्या सेट है जहां A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5 है। मतलब दो सेट A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 है एंड A यूनियन X और B यूनियन X क्या है, आपस में इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है, फॉर सम सेट X सो दैट A इक्वल टू B। हमें कुछ सेट X के लिए हमें शो क्या करना है, A इक्वल टू B। तो चलो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं हमारा A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन X। हम ऐसा लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन A यूनियन X। क्यों लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो A इंटरसेक्शन A यूनियन X क्या हो जाएगा हमारा, A यूनियन X मतलब जो A और X में, जो A और X दोनों को मिलाकर बने, और A इंटरसेक्शन A यूनियन X क्या हो जाएगा, जो इन दोनों को मिलाकर बने, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फिर हम इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। इसे हम कैसे लिख लेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा, A इक्वल टू A इंटरसेक्शन,
थोड़ा सा यहाँ हम कर सकते, देखो हम क्या जानते हैं, ए यूनियन एक्स इक्वल टू क्या है, बी यूनियन एक्स। तो हम ए यूनियन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, बी यूनियन एक्स, गिवन दैट ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। तो यहाँ रख दो ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन एक्स की जगह हम क्या लिख रहे हैं, बी यूनियन एक्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ये हो जाएगा ना, इसमें किसी को दिक्कत है? एक बार ए के साथ बी ले लो, ए इंटरसेक्शन बी, एक बार इसके साथ ए ले लो, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा दिए और हम देख रहे हैं क्या, ए इंटरसेक्शन एक्स हमारा क्या है, फाई है। ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, फाई। तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई। फाई के साथ फाई में कोई एलिमेंट होगा नहीं तो उसको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ लेने का कोई मतलब है नहीं, तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा। फाई के साथ यूनियन लेने पे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो गया हमारा, ये पहला सेट हो गया, पहला हो गया। अब हम एक बार और मान लेते हैं, हम बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। क्यों, एनी डाउट एनीवन? क्योंकि देखो बी और एक्स को मिला के जो एलिमेंट बनेगा, बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर बी मिल जाएगा। फिर हमें क्या दिया है, बी यूनियन एक्स इक्वल टू ए यूनियन एक्स हम यूज कर सकते हैं, तो चलो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। क्यों, क्योंकि दिया है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये हमारा दिया है। फिर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ किसी को दिक्कत है नहीं? और यहाँ क्या दिया है, बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाई, मतलब ये इम्प्टी सेट है, ये क्या है, इम्प्टी सेट। तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई। हम किसी सेट का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फिर वही सेट मिल जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा। और हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसे इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हम पढ़े हैं कम्पिटेटिव लॉ में। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसमें किसी को दिक्कत तो है नहीं? कॉपी कर लेना, कॉपी करना हो तो। ये हमारा था आज का थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद है सभी को, किसी को इसमें कुछ दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि देखो कुछ करना नहीं है, ये हमें दिया था ए यूनियन एक्स, हम इसके ही बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन एक्स को मिला के क्या, ए और एक्स में जो कॉमन होगा, फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर हमें यही तो मिल जाएगा। ऐसे हम इसके लिए यहाँ भी क्या, सेम ऐसे यहाँ किए थे। और हम बी ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स कैसे लिख दिए, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, एक गिवन है। ऐसे यहाँ भी लिख दिया ए यूनियन एक्स की जगह ए बी यूनियन एक्स की जगह ए यूनियन एक्स, क्यों लिख दिए, क्योंकि ये दिया हुआ था। और उसके बाद हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। और उसके बाद क्या आ गया, देखो ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स क्या था हमारा, ए इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ दिया हुआ है इम्प्टी सेट है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, तो हमने इसे इम्प्टी लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो यूनियन ले लिए इम्प्टी सेट के साथ, हमें फिर वही सेट मिल जाएगा। उसके बाद जब वही सेट मिल जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे हमने बी के लिए किया, ये क्या होगा, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, फाई के साथ यूनियन लेंगे तो हमें बी इंटरसेक्शन ए ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारे इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो गया था, हम यहाँ से क्या लिखा दिए, ए इक्वल टू बी। यहाँ से किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हो सकता है ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन हो।
ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बड़ा लेंदी है, जरा एक बार पढ़ लो। इन ए ग्रुप 50 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत वेर फाउंड टू बी फॉलो। फ्रेंच 17, इंग्लिश 13, संस्कृत 15, फ्रेंच एंड इंग्लिश 9, इंग्लिश एंड संस्कृत 4, फ्रेंच एंड संस्कृत 5, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत मीन्स ऑल 3 सब्जेक्ट क्या आ जाएंगे 3। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी, पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रेंच ओनली, इंग्लिश ओनली, संस्कृत ओनली, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। और क्या है, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, एटलीस्ट वन ऑफ 3 लैंग्वेज। और हमारा 5th 6 और इंग्लिश एंड संस्कृत। हमारा 8th क्वेश्चन है नन ऑफ द 3 लैंग्वेज। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर हम वेन डायग्राम मेथड से करें तो बहुत इजी हो जाएगा। हम पहले फार्मूला से देख लेते हैं, फिर हम वेन डायग्राम से कर देंगे। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50। और चलो पहले लिख लेते हैं। कह रहा है फ्रेंच कितने पढ़े हैं, संस्कृत फ्रेंच कितने हैं 17, इंग्लिश कितने हैं 13, संस्कृत 15। फ्रेंच एंड इंग्लिश, यहाँ एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, मतलब फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश क्या है 9। इंग्लिश एंड संस्कृत का मतलब क्या है, इंग्लिश एंड इंटरसेक्शन संस्कृत, या क्या हो जाएगा 4। मतलब ये दोनों कॉमन है। तो ऐसे करेंगे हम, चलो देख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं फ्रेंच का मान लो नंबर सेट एफ है, तो क्या हम एफ से मान लो डिनोट कर दिए, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना दिया है 17। इंग्लिश की में कितना दिया है 13, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई क्या दिया है 13। संस्कृत के लिए हम एस लिख ले रहे हैं, तो क्या दिया है 15। क्या फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश का मतलब एफ इंटरसेक्शन ई, क्या हो जाएगा एन एफ इंटरसेक्शन ई। उसके बाद क्या हो जाएगा इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत क्या लिए हो जाएगा एन इंटरसेक्शन एस। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंच एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत कितना है 4, फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत एक कितना है 5, इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत मतलब तीनों, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन यस, एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन यस, ये कितना है 3। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी। पहला है फ्रेंच ओनली, तो चलो हम कर लेते हैं। तो फ्रेंच ओनली के लिए हम क्या करेंगे, चाहे फार्मूला लगा दो या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर वेन डायग्राम से बना सकते हैं। तो चलो पहले वेन डायग्राम देख लेते हैं, वेन डायग्राम इजी है, उसके बाद हम फार्मूला से कर देंगे। चलो हम यहाँ पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, हम एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे बिना सॉल्व किए। चलो ये क्या हमारा टोटल 50 स्टूडेंट है, पहले हम बना लेते हैं। ये सेट हो गया हमारा, ये सेट हो गया और ये सेट हो गया। हम इसे क्या मान ले रहे हैं, इसे हम इंग्लिश मान ले रहे हैं, इसे फ्रेंच मान ले रहे हैं, इसे संस्कृत मान ले रहे हैं। अब चलो हम कहाँ से शुरू करते हैं, जो तीनों दिया होता है कितने हैं 3, मतलब जो सारे कॉमन है, मतलब इंग्लिश फ्रेंड ये क्या है 3। उसके बाद क्या दे रखा है, इधर चलो फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत में कितने हैं, फ्रेंच कौन सा है फ्रेंच ए, संस्कृत ए, तो फ्रेंच एंड संस्कृत मतलब ये पूरा दे रखा है इसने, यही तो होगा फ्रेंच एंड संस्कृत। जो दोनों में कॉमन है वो कितना दे रखा है 5, लेकिन ऑलरेडी हम यहाँ 3 यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। उसके बाद क्या दे रखा है इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत में कितने हैं 4, मतलब ये सारा क्या है इतना क्या है 4, लेकिन हम 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1। उसके बाद क्या है फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश हमारा यही सारा होगा, और कितना ये 9, तो 3 ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा हमारा 6। और कह रहा है संस्कृत 15 है, संस्कृत 15 है, तो कितने हो गए ऑलरेडी 3 to 5 एक 6, एक कितना बचा 9। और कह रहा है कितने इंग्लिश 13 है, इंग्लिश कितने हैं 13, तो कितना हो गया 6 3 9 1 10, तो ये इंग्लिश की ओर 3। और क्या बचा फ्रेंच, फ्रेंच 17 है, 17 है, तो कितने पहले हम भर चुके हैं 6 3 9 to 11, 11 6 17। ये क्या हो गया हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब इसे हम देख के सारे आंसर बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। चलो हम एक एक के आंसर बताते हैं। कह रहा पहला फ्रेंच ओनली, फ्रेंच ओनली का क्या है,
फ्रेंच ओनली तो यही तो हमारा होगा ना, फ्रेंच ओनली यही, इतना ही तो फ्रेंच ओनली ना होगा हमारा। ये कितना होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6। अब दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली तो यही तो होगा ना हमारा, यही होगा हमारा। इसमें कितने हैं 3। संस्कृत ओनली, जो इसमें संस्कृत हो, ये कितना है हमारा, यही तो है हमारा ओनली संस्कृत, जो किसी से कॉमन नहीं है। कितने होगा इसमें 9। अब कह रहा फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। कह रहा फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ रहे हो लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ रहे हो। तो फ्रेंच और इंग्लिश ये हो गया। फ्रेंच इंग्लिश क्या कॉमन क्या है 6 और 3, लेकिन ये 3 संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत मतलब ये कितने हो गए 6। सो फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, इसके लिए कितने हो जाएंगे 6। उसके बाद हमें 5th नंबर फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। तो चलो फ्रेंच एंड संस्कृत, लेकिन इंग्लिश नहीं लेना है। तो फ्रेंच एंड संस्कृत यही तो इतना तो हो गया, लेकिन संस्कृत तो लेना नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं। फ्रेंच एंड संस्कृत, इंग्लिश लेना नहीं है। तो कितना बचा है, ये 2 है केवल 2। तो क्या हो जाएगा ये 2, इसका आंसर 5th का 2। ये 6 फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। ये कितने हो गए, ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया 4th, तो इसका भी 6 हो जाएगा, लिख लो कोई नहीं। और क्या 7th एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेज। कह रहा है कम से कम तीनों में से एक लैंग्वेज पढ़ रहे हूं। तो क्या ये सारे एलिमेंट जो जाएंगे, तो चलो काउंट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 9 10 10 3 13 15 15 21 27 3 30। एटलीस्ट 1 लैंग्वेज कितने हो गए 30। तो कितने हो गए 30। इंग्लिश एंड संस्कृत कितने पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एंड संस्कृत। ये हमारा संस्कृत यही था हमारा, इंग्लिश एंड संस्कृत। ये इंग्लिश हो गया, ये संस्कृत हो गया। इसने कुछ और नाट तो लगाया नहीं है। इंग्लिश एंड संस्कृत कितने पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश है ये संस्कृत। तो 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4। हमारा लास्ट वन है नन ऑफ द 3 लैंग्वेज, मतलब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे स्टूडेंट जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हमें जान गए हैं कि कितने पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं 30, क्योंकि पूछा था एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेज, मतलब क्या A यूनियन B यूनियन C पूछा था, मतलब F यूनियन E यूनियन S पूछा था। तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है इस नन ऑफ द 3 लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया N F यूनियन S यूनियन E का होल कंप्लीमेंट बताना है। मतलब टोटल 50 थे, 30 इसके अंदर है, तो बाहर कितने होंगे 20, क्योंकि टोटल 50 तो ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये सोल्यूशन हो गया। देखो इसे कितना इजी है, हम एक डायग्राम देख के बता सकते हैं। लेकिन हम मान लो डायग्राम तुम्हें बहुत नहीं समझ में आया, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे फार्मूला से भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं अब फार्मूला से। चलो हम फार्मूला से कर लेते हैं। हमें पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था फ्रेंच ओनली। फ्रेंच ओनली के लिए हम क्या करेंगे, हमें वही बताना है फ्रेंच। तो फ्रेंच में क्या है टोटल 17 था, तो फ्रेंच हमें बताना है। फ्रेंच ओनली मतलब यानी F नॉट, यही ना बताना है। चलो हम थोड़ा सा दूसरे पेज पे चलते हैं, तुम्हें वेन डायग्राम बता दें, समझ भी आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। मान लो फार्मूला नहीं याद है तो हम एक वेन डायग्राम बता देते हैं, एक बना लेते हैं, उस हिसाब से हम करेंगे, थोड़ा तुम्हें आसानी रहेगी। तो क्या रहेगा, मान लो ये F रहेगा हमारा, ये इंग्लिश मान लो, ये संस्कृत मान लो। कह रहा है कि हमें फ्रेंच केवल बताना है। हमें क्या बताना है फ्रेंच, मतलब यही वाला है हमें बताना है, यही बताना है ना, यही वाला बताना है। तो हम इसमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, फ्रेंच ओनली में हम क्या कर दें N F माइनस
ए वाला पार्ट पूरा सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। ए वाला पार्ट क्या है, एफ इंटरसेक्शन ई, एन एफ इंटरसेक्शन ई। और क्या कर दें, ए वाला पार्ट पूरा कैंसिल सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। लेकिन देख रहे हो क्या, हम इस पार्ट को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, क्या एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो एक बार हम जोड़ देते हैं, तो क्या एन एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एस। तो फार्मूला रख देते हैं, क्या एन एफ क्या है हमारा 17 माइनस एफ इंटरसेक्शन ई क्या है, एफ इंटरसेक्शन ई यहां पर हम लिखे हैं एन एफ इंटरसेक्शन ई। चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहां मिट गया है। एफ इंटरसेक्शन ई कहां हमारा, एफ इंटरसेक्शन ई क्या है 9, तो यहां लिख दो 09। ये क्या हो गया हमारा, ये कितना है, एफ इंटरसेक्शन ई हमारा क्या है 9, एफ इंटरसेक्शन एस क्या है 5 प्लस ए क्या है हमारा 3, क्या हो गया 9 5 17 3 कितना हो गया 20 23 9 5 14, 20 माइनस 14 कितना हो गया 6। तो केवल फ्रेंच कितने पढ़ रहे हैं 6, सेम आंसर है, चाहे उससे कर लो चाहे इससे कर लो। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश ओनली के लिए भी यही लगा दो। इंग्लिश ओनली के लिए भी क्या करेंगे हम, देखो यही वाला होगा ना हमारा इंग्लिश ओनली, तो हम क्या करेंगे एन ई नॉट इक्वल टू क्या करेंगे एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एस माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस। सेम जैसे हम इसे कैलकुलेट किए थे, क्या ये भी कॉमन कर सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसे एक बार जोड़ लिए थे। ऐसे इसके लिए क्या करेंगे, ये भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसे उसका क्या करेंगे, ये भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन ये बार 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाए, इसे एक बार क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। तो चलो यानी हमारा क्या है, यानी हमारा 13 है, यानी ई इंटरसेक्शन एस क्या है 4 है, यानी इंटरसेक्शन एफ क्या है 9 है, प्लस ये क्या है 3, ये क्या हो जाएगा 13 9 माइनस 4 माइनस 9, ये भी माइनस, ये क्या हो जाएंगे 13, ये क्या बच जाएगा हमारा 3। तो ओनली इंग्लिश कितने हैं 3। अब हमें दूसरा क्वेश्चन बताना था, क्या संस्कृत ओनली, मतलब केवल संस्कृत कितने पढ़ रहे हैं, तो चलो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। संस्कृत मतलब एन एस नॉट, एन एस नॉट क्या होगा एन एस, और जो 2 अलग अलग सेट के साथ कॉमन है उसे घटा दो, तो क्या हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एस माइनस एन ई इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ई इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एफ। अब जो वैल्यू है लिख दो, एन एस क्या है हमारा 15 माइनस एन इंटरसेक्शन एस क्या है 4 माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ क्या है 5 प्लस ये क्या है 3, कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 18 और माइनस 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 18 माइनस 9 क्या हो गया 9। संस्कृत कितने हैं, ओनली संस्कृत कितने हैं 9। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका चौथा पार्ट जो है क्या है उसे देख लेते हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं, लिखना हो तो एक बार पूछ करके फिर लिख लेना। अब हमें क्या बताना है, चौथा क्वेश्चन हमारा है फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। क्या है फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। अब यहां समझ लेते हैं फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत क्या हो जाएगा। फ्रेंच एंड इंग्लिश, देखो ये फ्रेंच है हमारा पूरा और ये इंग्लिश है हमारा। तो फ्रेंच इंग्लिश में एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, जो कॉमन पार्ट है, यही हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या क्या रहा है, संस्कृत ना पढ़ रहा हो, यही ना कि संस्कृत ना पढ़ रहा हो, मतलब ये क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। तो ये क्या आ जाएगा, फ्रेंच एन एफ
इंटरसेक्शन ई, यही हो गया ना, एन एफ इंटरसेक्शन ई माइनस एन एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन यस, यही तो होगा फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, मतलब जो संस्कृत भी रहेगा उसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये एन एफ इंटरसेक्शन ई, एन एफ इंटरसेक्शन ई कितना है, एफ इंटरसेक्शन डी क्या है हमारा 0.9 माइनस ये कितना है 3, क्या है 3, कितना आ जाएगा 6। कितने आ गए ऐसे हमारे ऐसे जो क्या पढ़ रहे हो फ्रेंच और इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, ये क्या हो गया हमारा ये 6 आ गया। ये हमारा था चौथा। अब हम फिफ्थ देख लेते हैं, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। फिफ्थ क्या है, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, क्या है फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। चलो क्या है फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। देखो ये हमारा फ्रेंच वाला हो गया, फ्रेंच ये क्या है फ्रेंच का है टोटल, ये संस्कृत। फ्रेंच एंड संस्कृत का मतलब क्या है जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या कॉमन है हमारा यही वाला पार्ट हमारा कॉमन है, ठीक है। लेकिन क्या है संस्कृत नहीं होना चाहिए, मतलब इसे घटा दो, फ्रेंच एंड संस्कृत लेकिन इंग्लिश नहीं होना चाहिए, तो ये इंग्लिश इसी में तो आ रहा है, इसे सपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा फ्रेंच एन एफ इंटरसेक्शन यस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन यस इंटरसेक्शन ई, तो क्या हो जाएगा ये एफ इंटरसेक्शन यस, एफ इंटरसेक्शन यस क्या हो जाएगा देखो दिया है एफ इंटरसेक्शन यस कितना है 5 और एन एफ इंटरसेक्शन यस इंटरसेक्शन ई कितना है 3, क्या हो जाएगा 2। तो मतलब ऐसे दो लोग हैं जो फ्रेंच और संस्कृत पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। एनी डाउट की कोई दिक्कत है किसी को? देखो यहाँ से नहीं, फार्मूला बहुत अधिक नहीं है तो यहाँ समझ सकते हो। देखो कैसे फार्मूला आया, मान लो तुम्हें याद नहीं है तो यहाँ से देख के बता सकते हो ना। जैसे देखो ये फ्रेंच था हमारा, मान लो ये टोटल हमारा फ्रेंच है और ये टोटल संस्कृत है, कह रहा फ्रेंच एंड संस्कृत, मतलब फ्रेंच और संस्कृत में जो कॉमन हो तो कॉमन पार्ट तो हमारा यही होगा ना। लेकिन कह रहा है इंग्लिश ना है, तो इंग्लिश कितने में आ रहा है, इंग्लिश तो बस इतने में आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे एफ इंटरसेक्शन यस ये टोटल पार्ट माइनस एफ इंटरसेक्शन यस इंटरसेक्शन ई, यही तो है ना, उसे क्या कर देंगे ये हमारा आ जाएगा टोटल फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। ये हमारा क्या था फिफ्थ क्वेश्चन था। अब हम 6 देख लेते हैं। 6 क्या हमारा 6 देखो ये फोर्थ 2 बार टाइप हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, हम पहले करा चुके हैं फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत दोनों एक ही है। अब हम किस पे जा रहे हैं 7th पे, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, कह रहा है कम से कम तीनों में से एक लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज का क्या है, इसका मतलब क्या है एन ई यूनियन एफ यूनियन यस, यही तो है इंग्लिश फ्रेंच और संस्कृत किसी में से एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा एन एफ प्लस एन एस प्लस एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस प्लस एन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस। यही हमारा फार्मूला है, ये यूनियन बी यूनियन सी का एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस वहाँ ए बी सी की जगह ई एफ एस है यहाँ, तो चलो रख देते हैं पहले फार्मूला। एन एफ कितना है 17, एन एस कितना है 15, एन ई कितना है 13, एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है इंटरसेक्शन एफ 9, इंटरसेक्शन एस कितना है 4, एफ इंटरसेक्शन एस कितना है 5 प्लस इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस कितना है 3। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 17 15 कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 3 45, 45 प्लस 3 48 और कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 माइनस 5 18, कितना हो जाएगा -18, तो कितना हो गया ये 30। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हो गए जो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कितने हो गया 30। हम वहाँ भी कैलकुलेट किए थे 30 आया था, ऐसे चाहे जैसे कर लो आंसर वही आने वाले हैं।
अब हम लास्ट क्वेश्चन की इसकी तरफ देखते हैं। इसका क्या है इंग्लिश एंड संस्कृत। इंग्लिश एंड संस्कृत तो दिया है यार, इसमें क्या कैलकुलेट करना, 4 तो पहले से ही है। और क्या है कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नन ऑफ द थ्री लैंग्वेज। नन ऑफ द थ्री लैंग्वेज मतलब इसमें से कुछ ना पढ़ रहे हो, घूमने वाले हो। कुछ लोग होते भी है ना कुछ नहीं पढ़ते, तो चलो उन्हें भी देख लेते हैं, वो कितने लोग हैं। यहाँ क्या होता है हम जानते हैं, ये क्या यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, यही तो होगा एन यू। यही तो होता है ना। तो हमें ये पता है, ये पता है, ये भी पता है। ये कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। और अभी हमने निकाला कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ एफ ई एस है तो हम क्या एफ ई एस लिखेंगे, एफ यूनियन ई यूनियन एस। यहाँ कितने हैं 30। हमें यही निकालना है एन एफ यूनियन ई यूनियन एस का कंप्लीमेंट, मतलब इसमें से कोई सब्जेक्ट ना पढ़ रहा हो, उसी का कंप्लीमेंट ना। इसका क्या मतलब है, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हो। ए यूनियन बी क्या मतलब किसी एक में हो, मतलब कोई एक पढ़ रहा हो। ए यूनियन बी यूनियन सी का उसका कंप्लीमेंट मतलब क्या, किसी में ना हो। ठीक है ना। तो हमें यही पूछ रहा है, कोई ना पढ़ रहा हो तो क्या हो जाएगा, एन एफ यूनियन ई यूनियन एस का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 50 माइनस 30 क्या हो जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा 20। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे। क्यों, कोई दिक्कत है किसी को। तो हमने क्या देखा, पहले हमने वेन डायग्राम मेथड से देखा, उसके बाद हमने फार्मूला मेथड से देखा। हम देखे वेन डायग्राम तो बहुत ईजी था, बस समझ गए तो आंसर से और बता सकते थे। लेकिन हाँ, अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, रिटन पेपर है, तब वेन डायग्राम से केवल मत करना, क्योंकि नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बहुत सूटेबल है। आज के लिए हम बस इतना ही, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड।